गंधर्व को आमंत्रित करूंगा। वसु कवि और संगीतकार हैं। रचना समय भोपाल में इनकी 40 कविताओं की एक पुस्तिका छपी है और पंडित अजय चक्रवर्ती जी से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। मैं वसु को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाता हूँ, आएँ और अपनी बात रखें। और दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। यह मैंने लिखा है कुछ, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी कवि को पढ़ना अपनी आत्मा की अस्पृश्य तहों में एक आकार भर जगह खोज लेना है, जिसके प्रकाश में बैठकर वह हमें हमारे ही रहस्य लौटाए। हमारे प्रिय कवि इसी तरह से हमारे भीतर बोलते हैं जैसे हम अपने शब्दों के बीच उनका कोई शब्द भूले से ले आते हैं। जैसे किसी वाक्य का उजला, रक्त की बूंद का कथई, स्पर्श का उष्ण अपने भीतर उनके विन्यास से चुराया वीत राग भरे रहता है। देर तक कविताओं को पढ़ना एक अहेतुक सृजन ही है। हम अपनी प्रिय कविताओं के उतने ही हैं जितने हम अपने सबसे भीतरी स्मृतियों के और सबसे निजी अनुभवों के हैं। जैसे यह कविताएं हमारे चुंबनों का आकार हैं, हमारे अकेलेपन का शिल्प हैं। मैं प्रभात त्रिपाठी को इसी तरह से याद करता हूँ। अपनी आकस्मिक मृत्यु की कल्पना जैसे मेरे भीतर यह बोलते हुए उतरती है कि पंखे की घूमती रफ्तार के बीच उसकी भटकन में कहाँ छिपी है मृत्यु, क्या यह पता है पाखी को? या अपनी मृत्यु खुद चुनूं तो शायद यह बुदबुदाऊंगा कि मैं नहीं मरा, महज झरा, जैसे झरता है कोई पत्ता ऋतु की पुकार पर। इसी तरह अतीत में प्रेम में होने को याद करता हूँ तो बरबस दोहराता हूँ। पकती सब्जियों की गंध और बेशुमार चित्रों के रंग में राग होगा विहाग, अधमूंदी पलकों के भीतर होगी छवि तुम्हारे मन की। अपने ज्यादातर प्रिय कवियों की कविताओं को मैं आलोचनात्मक रूप से विश्लेषित नहीं कर पाता। अपनी चेतना पर उनके प्रभाव की व्याख्या स्पष्टतः करना मुझे असहज करता है और यह डर भी होता है कि इन कारकों को समझ लेना कहीं इस आस्वाद के जादू को धूमिल तो नहीं कर देगा। इसीलिए इन कविताओं के प्रभाव के मिस्टिसिज्म को मैं किसी और नाम से नहीं पुकारना चाहता, लेकिन इस मिस्टिसिज्म के कुछ तत्वों का अन्वेषण निश्चित ही किया जा सकता है। संवाद का हमारा सबसे आंतरिक शिल्प भाषा का नहीं, दृश्य का होता है। यदि लिखित या कथित भाषा के सभी सूत्रों को एक एक करके हटाते जाएं, तो हमारे अस्तित्व को निर्धारित करता जो विचार भीतर बचेगा वह दृश्यमान होगा। आवेगों के तीव्रतम सिरों पर हम हमेशा मौन को चुनते हैं और वेदना या हर्ष या करुणा किसी को कथ्य में न ढालकर अनुभूत करते, दृश्यगत करते हैं। अतीत हमारे लिए दृश्य है, हमारी अपेक्षाएं हमारे लिए दृश्य हैं। प्रेम, वितृष्णा सबकी हमसे संवाद की भाषा दृश्य की भाषा है। तो निश्चित ही जिन कविताओं को हम दोहराते हैं, जिनके पास हम बार बार लौटते हैं, वे तर्क और विचार की मार्फत हम तक पहुंचने और हमसे संवाद करने की स्थिति में आने से पहले ही कुछ आदिम भीतरी दृश्यों की लय में हमसे बोलती हैं। प्रभात जी की कविताएं भी दृश्यों में मुखर होती हैं, हमें विचार से अधिक संवेदना के स्तर पर उद्वेलित करती हैं, इस तरह कि उनकी कविता को हम इस तरह याद कर पाते हैं जो अपने जीवन की पुरानी दूसरी चीज़ों को याद कर रहे हों। यह कविताएं कथ्य भाषा और विन्यास के इंगितों में बोलती हैं। यह दरअसल इंगितों में ही व्यक्त होती कविताएं हैं, अपनी सघनता में तुष्ट, अपनी चुप्पी में दृढ़। यह जैसे आज मुख्य धारा की उन कविताओं के दूसरे ध्रुव पर खड़ी हैं जो क्षणांश में अपने अंतर्निहित सत्यों को चीख कर व्यक्त कर देने पर आमदा हैं। इस दृश्यात्मकता का नमूना इस काव्यांश में देखिए। चिड़ियों की आवाज से टूटती चुप उसकी भाषा थी। इस बियाबान में स्मृतियां तक झरझर पत्तों की तरह झर गई थी। यहाँ चिड़ियों की आवाज से टूटती चुप का किसी की भाषा हो जाना या जर्जर पत्तों की तरह स्मृतियों का झर जाना ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिनका विचार आश्रित अन्वेषण हमें सचमुच इनके सौंदर्य से वाकिफ करा पाएगा।
ऐसा अन्वेषण यद्यपि संभव है भी, लेकिन इस तरह की आलोचना जीवन से भरे संश को निर्जीव बना देगी और फिर रूपकों की पड़ताल इस तरह से करेगी जैसे पोस्टमार्टम। इसकी इंटेंसिटी हमें दिमाग से पहले हृदय में छू रही है। यह एक उच्चतर अवस्था की अर्थवत्ता है जिसमें इससे पहले कि हमारा इंटेलेक्ट इसके अर्थ की पड़ताल करने के लिए तैयार हो सके, यह कुछ संकेतों के माध्यम से हमारे देह के भीतर जैसे धंस जा रही है। यह काव्य की एक उच्चतर अवस्था है जिसकी वजह से प्राचीन और मध्यकाल में अनेक संस्कृतियों में काव्य रचना को दैवीय प्रसाद जैसा कुछ समझा जाता था। प्रभात जी की बहुत सी कविताओं में एक तीव्र उद्वेलना है जिसके उत्स की पृष्ठभूमि सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की बनी है। भले ही कुछ जगहों पर इसका अनुभूतिगत शिल्प एक व्यक्तिगत अवसाद का बना दिखता हो। हमारी दुर्दांत फांसीवादी समय को यह कविताएं खुद को प्रोपेगेंडाइज किए बगैर ही अपने भीतर बहुत स्पष्ट ढंग से समेट लेती हैं। मसलन यह काव्यांश की हर पल साकार के अंधेरे गर्भ में जन्म लेने की संभावना से भी आतंकित किसी बच्चे की गुहार की भाषा में मैं महज बुदबुदा रहा हूँ, हे भगवान मुझे इस वर्दीधारी अफसर और उस निराकार ईश्वर से बचाओ। मृत्यु इन कविताओं में बहुत तरीकों से आती है। वह तात्कालिक यथार्थ की तरह आती है अपने नैसर्गिक विषाद और तीव्र पीड़ा को लिए। वह कई बार स्मृति की तरह आती है, जैसे कभी पानी को देखते हुए बरबस यूं सोच पड़ता है कि इसी के प्रवाह में उसने अपने दोस्त की अस्थियों को विसर्जित किया था। या कोई स्त्री सुनती रहती है मृत्यु का स्वर इस पार के चहकते संसार में, अकेली, बिल्कुल अकेली। यह काव्यांश है। या इस आशा से भरी घोषणा की तरह कि मैं नहीं मरा, महज झरा, जैसे झरता है कोई पत्ता ऋतु की पुकार पर। वह इच्छा की तरह भी आ सकती है। यहाँ किसी अत्यंत प्रिय के मृत होने, अपनी मृत्यु की पास आती सनसनाहटों को सुनने, किसी प्रिय के मृत होने को याद करने, दुनिया में फैली बर्बरता के फलस्वरूप किसी के मृत हो जाने के भय को महसूसने, या यकायक किसी सुख के भी परिदृश्य में धीमी संगीत की तरह मृत्यु को सुनने के अनेक दृश्य हैं। इसी तरह इनमें ईश्वर भी बहुत अधिक बार उपस्थित हैं। कवि के लिए ईश्वर एक आलंबन है, एक संबोधन है। इस कई जगह यह एक भयाक्रांत करती भी उपस्थिति है। जैसे ईश्वर के बारे में मुकम्मल जानकारी तो नहीं, पर शायद वह इसलिए भयाकारक है कि अपनी निराकारता में चारों तरफ बहती हवा का होकर भी काले धुएं की तरह सांसों में समाता, साक्षात मृत्यु की तरह मौजूद और अदृश्य रहता। बहरहाल आगे बढ़ें। प्रभात के समूचे काव्य संसार में मेरी सबसे प्रिय कविताएं वे हैं जिन्हें मैं वल्नरेबिलिटी की कविताएं कहना पसंद करता हूँ। यह दुख और सुख और जीवन की तमाम छोटी वस्तुओं और भावनाओं की कविताएं होती हैं जिनमें कोई दार्शनिक उलझने नहीं होती, कोई तीव्र राजनीतिक या सामाजिक अकुलाहट या उद्वेलना नहीं होती। यह धीमे गति से जीवन को देखते महसूसते हुए धीमी गति से लिखी गई कविताएं होती हैं जिनका पाठ भी बहुत धीमे से भीतर उतरता है। इन्हें मैं वल्नरेबिलिटी की कविताएं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनका पाठ स्वयं मुझे अपनी वल्नरेबिलिटी, अशक्त होने की भावना के सही मायने समझाता है। यह मुझे अपने विषाद या असफलताओं के कल्पित इल्यूजन से मुक्त करता है। यह कमजोरी हम में से बहुत से लोगों में होती है कि हम अपनी उदासियों को सही नामों से नहीं पुकार पाते। ऐसे ही हम अपने पराजयों को, अपने अवसाद को, अपनी दुविधाओं को स्वयं के लिए ही सहज बनाने की खातिर उन्हें मिथ्या रूपों में स्थित कर देते हैं। लेकिन यह कविताएं हमें उनकी वास्तविक आकृति दिखला देती हैं। यह नितांत नीची कविताएं होती हैं। यह अपने जीवन के दृश्यों की तरह हमारे भीतर उतरती हैं। मसलन इस कविता में रात का यह दृश्य देखिए, जहाँ सुनी जा सकती हो सिर्फ दोस्त की सांस, फिर हल्के पैर चल कर आती कोई नन्ही नरम रोशनी की लकीर, भूरी खपरेलों की को ताकती दो आंखें, दुख जहाँ थोड़ी देर दिल में चाहे तो सो सके, फुर्सत की एक छोटी नींद। इसी तरह की उनकी एक और कविता जिसे मैं कुछ दिनों के अवकाश में पढ़ता ही रहता हूँ, को पढ़कर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। मेरे प्रिय लेखकों में से एक
मारियो वर्गस लोसा अपने प्रिय लेखकों पर आलेख लिखते हुए कहते हैं कि ऐसा करके वे उन लेखकों के प्रति अपने ऋण से कुछ हद तक खुद को मुक्त पाते हैं। मैं सोच में हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। न तो मैं अपने प्रिय लेखकों के ऋणों से मुक्त होना चाहूँगा, नहीं इतनी कुवत है कि हो भी सकूँगा। तो इस बेहद हड़बड़ी में लिखी विक्राव से भरे गद्य का शायद कोई ठोस औचित्य आप या मैं नहीं खोज पाएंगे। बेहतर है कि एक दृष्टि इसकी ओर फेर कर आगे बढ़ जाइए। प्रभात जी की कविताओं को फिर से पढ़िए, घूम घूम कर, जीवन के ज़रूरी काम की तरह। उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं, उन्हें प्रणाम, उनका शुक्रिया। अब सुनिए उनकी लिखी मेरी यह प्रिय कविता। सुख के बगल में। आदमी का असल दुख कहाँ है, कोई पूछे तो कहना, उस सुख की बगल में जो संसार में है। उंगलियों को उलझाकर उसने दो हथेलियों के बीच बनाई है एक खिड़की। पूछो उस बच्चे से कितना बड़ा है उसका आकाश और कैसा है, तो वह कहेगा गोल चांद के अलावा भी और कुछ नहीं आकाश में। यह सच है उसकी किताब के बाहर का सच, जिसे जेब में लिए वह फुटबॉल को किक मार रहा है। यही रहता है वह दुख इसी बच्चे के घर में, इसके माँ बाप की तरह इसे हर खतरे से बचाकर बड़ा करते हुए। दुख के बारे में कोई पूछे तो कहना ईश्वर की अहेतुक कृपा है यह दुख, और यही रहता है मेरे मन में उस सुख के साथ जो मेरे घर में है। शुक्रिया।